मेरी बहू ने रो रो कर बुरा हाल कर लिया था। मेरे बेटे से छुपकर वो मुझसे कहती कि माँ, मुझे अबॉर्शन करवाना है, मुझे इस बच्चे को जन्म नहीं देना। और मैं उस पर चिल्लाती कि क्या बेवकूफ़ों वाली बातें कर रही हो। मेरी बहू का रंग सांवला था, इसलिए मेरा बेटा उसे रोज ब्यूटी पार्लर में ले जाता और पार्लर वाली मेरे बहू के सिर की मालिश करती और मसाज करती थी। मेरा बेटा कहता था कि ऐसा करने से मेरा बच्चा बहुत ही सुंदर होगा और डिलीवरी के समय बहू को कोई परेशानी भी नहीं होगी। मेरी बहू हर बार रोते हुए अंदर जाती क्योंकि उसे मसाज नहीं करवानी होती थी। मैं अपने बेटे को रोकने की कोशिश करती तो कहता कि माँ, इससे बच्चा तंदुरुस्त पैदा होगा और तुम्हारी बहू को डिलीवरी के समय उसे कोई दिक्कत भी नहीं होगी। ये सुन मैं चुप हो जाती थी। मुझे भी लगता था कि मेरी बहू हमेशा ही खुश रहे और वो एक हष्ट पुष्ट बच्चे को जन्म दे तो ये अच्छी ही बात है ना। मसाज करने वाली एक लड़की मेरी बहू को अंदर ले जाती, लेकिन एक बात बहुत बड़ी अजीब होती थी कि जब वो बाहर आती तो कहती कि तुम्हारी बहू किसी काम की नहीं है, और जब बहू बाहर आती तो बहुत डरी हुई होती थी। मेरी तरफ वो अजीब तरीके से देखती और जाकर गाड़ी में बैठ जाती थी। उसकी आंखों में मुझे अपेक्षा दिखती थी, मानो वो मुझसे कहना चाहती हो कि मैं उसकी मदद क्यों नहीं करती। दिनों दिन वो कमजोर होने लगी थी। हर पल वो खोई हुई सी लगती थी। न ढंग से खाना खाती थी और न ही आराम करती थी। मैंने कई बार उससे उसके दिल की बात जानने की कोशिश भी की, लेकिन वो कुछ नहीं कहती थी। बस बार बार यही कहती कि मुझे इस बच्चे को जन्म नहीं देना है, मुझे अबॉर्शन करवाना है। मेरी बहू को अब 5 महीने पूरे हो गए थे और जब उसे डॉक्टर को दिखाया तो कहने लगी कि लगता है आपकी बहू बहुत स्ट्रेस में है और जिसका असर बच्चे पर भी हो सकता है। आप उन्हें जितना हो सके खुश रखने की कोशिश करें, आराम करने के लिए कहें, ताकि माँ और बच्चे दोनों की सेहत ठीक रहे। डॉक्टर की ऐसी बात सुनकर मैं थोड़ी हैरान हो गई थी कि आखिर बहू को किस प्रकार का तनाव है। मेरा बेटा तो उसका अच्छे से ख्याल रखता है। जबरदस्ती रोज नहीं तो 2 या 3 दिन में उसे मसाज के लिए पार्लर ले जाता है ताकि माँ और बच्चे की सेहत ठीक रहे। खैर, डॉक्टर के सुझाव के हिसाब से मैं बहू को अस्पताल से सीधे मार्केट ले गई और आने वाले बच्चे के लिए शॉपिंग बहू की पसंद के अनुसार ही करने लगी और साथ ही बहू के चेहरे के हाव भाव भी देखे जा रही थी। पर बहू हर खिलौना, हर एक कपड़े को बहुत ही उदासीनता से देखती थी। शाम को जब हम घर आए तो मेरे मन में यही विचार आया कि आखिर बात क्या है, बहू ऐसा क्यों कर रही है। अब तो मुझे और ज्यादा चिंता होने लगी थी। सुबह जब मेरा बेटा उसे पार्लर ले जाने के लिए कह रहा था, तब मैंने तुरंत बहू की तरफ देखा तो उसके चेहरे पर चिंता झलक रही थी। 10 बजे के करीब हम सभी पार्लर पहुंचे और वहां वही लड़की थी जो शुरुआत से मेरी बहू का मसाज कर रही थी। वो तैयार होकर बैठी हुई थी। उसने हमारी तरफ विचित्र नजरों से देखा और बहू को अंदर जाकर बैठने के लिए इशारा किया। मैंने बहू की तरफ देखा तो उसकी आंखों में आंसू थे और मुझे संदेह हुआ कि कोई तो बात है जिस वजह से बहू इतना टेंशन में है। बहू जब अंदर गई तब मेरे बेटे ने मुझे बाहर बैठने के लिए कहा और खुद किसी काम के सिलसिले से बाहर चला गया। मैंने उसी समय का फायदा उठाया और दबे पांव उस कमरे तक जाने लगी। उस कमरे के दरवाजे पर मैं जब पहुंची तब मुझे धीमी धीमी आवाज आने लगी थी। मैंने हल्का सा दरवाजा आगे किया तो सामने का दृश्य देखकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मेरी बहू सिसकियां ले लेकर रो रही थी। वहां मसाज न होकर मेरी बहू के साथ। मैं कानपुर में एक पॉश एरिया में रहती थी। मैं, मेरे पति और मेरा बेटा, हम हमारे जीवन में बहुत खुश थे। शादी के 2 साल बाद मुझे बेटा हुआ। मेरे मायके में बहुत गरीबी थी। मेरी शादी के 3 साल बाद मेरे इकलौते भाई की भी शादी हो गई। मेरे भाई को बहुत ही सुंदर और समझदार पत्नी मिली। बहुत ही मिलनसार थी वो, सबका ख्याल रखने वाली। मैं भी जब कभी कभी अपने मायके जाती तो वो मेरे बेटे का भी बहुत ख्याल रखती थी। करीब शादी के 1 साल बाद उसने बताया कि वो माँ बनने वाली है। समय बीता और उसने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया। मैं बुआ बन गई थी और जिस वजह से मैं फूली नहीं समा रही थी, उसी दौरान मेरे पति के दोस्त की पत्नी ने एक बेटी को जन्म दिया। उन दोनों पति पत्नी का स्वभाव भी बहुत अच्छा था। वो हमारे फैमिली फ्रेंड थे। मेरे पति ने तभी मन बना लिया था
कि वो हमारे बेटे सागर की शादी उनकी बेटी से करेंगे। मैंने तब अपने पति से कहा भी कि इतनी जल्दी ऐसा फैसला लेना ठीक नहीं, क्योंकि अभी बच्चे बहुत छोटे हैं। जब दोनों बच्चे बड़े हुए तो मेरे पति ने सगाई की बात की। प्रिया तो चुप थी, पर मेरा बेटा सागर गुस्सा होने लग गया। कहने लगा कि उसने कभी प्रिया को उस नज़र से देखा ही नहीं, उसे ये रिश्ता मंजूर ही नहीं था। पर मुझे प्रिया पसंद थी, जिस वजह से मैंने भी इस रिश्ते के लिए हाँ कह दी और कहा कि जैसे ही सागर को नौकरी लग जाएगी तब मैं बिना उसकी मर्जी जाने उसकी शादी प्रिया से करा दूंगी। मैंने खुशी खुशी सारी तैयारी की थी। मात्र सागर इस शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं था। अगर मैं उसे कोई चीज़ दिखाती और पूछती कि कैसी है, तो बस यही जवाब देता कि मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। ये सुनकर मैं मन ही मन बहुत उदास हो जाती थी और सोचने लग जाती, पर बाद में एक कान से सुनकर दूसरे कान से छोड़ देती थी। और आखिर वो दिन भी आ गया जब प्रिया मेरे घर की बहू बनकर इस घर में आई। मैं और मेरे पति बहुत खुश थे कि प्रिया के रूप में हमें बेटी और बहू दोनों ही मिल गए हैं। पर सागर का पारा अभी भी चढ़ा हुआ था। बहुत मुश्किल से मैंने अपनी कसम देकर उसे प्रिया के पास भेजा और करीब एक हफ्ते बाद वो दोनों एक दूसरे से बात करने लगे। मेरा बेटा इतना भी बुरा नहीं था, सब कुछ ठीक चल रहा था। कुछ दिनों बाद हमारे कहने पर सागर प्रिया को घुमाने भी ले गया और करीब 15 दिन बाद दोनों लौटे। काफ़ी शॉपिंग करके भी आए थे दोनों। घर आने के बाद सागर मुझसे कहने लगा कि अब तुम संभालो अपनी बहू को, मेरी छुट्टियां ख़त्म हो गई है। कल पूरे दिन मैं आराम करूंगा और परसों ड्यूटी पर जाऊंगा। दोपहर में मैं प्रिया के पास गई और बहुत ही प्यार से उससे पूछा कि कहाँ कहाँ गए थे तुम दोनों घूमने, वहाँ का माहौल कैसा था। सागर ने तुमसे ठीक से बात की या नहीं, कुछ कहा तो नहीं ना। इस पर बस वो हल्की सी मुस्कुराई। फिर मैंने भी आगे कुछ नहीं पूछा। दूसरे दिन फिर मैंने बहू को हलवा बनाने के लिए कहा और भोग लगाया, और उस दिन से मेरी बहू ने किचन में काम करना शुरू कर दिया था। हमारे घर में परंपरा थी कि घर के बाकी कामों के लिए काम वाली लगा लो, लेकिन रसोई घर की औरत को ही संभालनी चाहिए। और मात्र इस वजह से घर वालों के मन में उस स्त्री के लिए इज्जत भी निर्माण होती है। इसीलिए किचन के सारे काम, नाश्ता, खाना, चाय, पानी, सब कुछ मैं खुद ही करती थी और बाकी कामों के लिए काम वाली रखी हुई थी। मैं प्रिया को धीरे धीरे खाना बनाना सिखा रही थी और वो भी पूरी लगन से हमारे तरीके से खाना बनाना सीख रही थी। मेरे पति और मैं प्रिया को अपने घर की बहू बनाने के फैसले से बहुत खुश थे। हालांकि सागर अभी तक बहुत खुश तो नहीं था, पर पहले से अब उसमें समझदारी आ गई थी। समय बीत रहा था और 1.5 साल कैसे निकल गए पता ही नहीं चला। अब मैं बस नन्हे नन्हे कदमों का इंतजार कर रही थी कि प्रिया कब मुझे कोई खुशखबरी सुनाए। और 3 महीने के बाद एक दिन प्रिया किचन में काम कर रही थी और मैं भी उसकी मदद कर रही थी। तब अचानक उसकी तबीयत बिगड़ गई। वो दौड़ते दौड़ते अपने कमरे में गई और मैं भी उसके पीछे पीछे गई। जब वो बाथरूम से बाहर निकली तो उसका चेहरा फीका पड़ गया था और वो बेहोश हो गई। पड़ोस के लोगों की मदद से प्रिया को हॉस्पिटल ले गई। डॉक्टर ने उसे चेक किया। मैंने तुरंत डॉक्टर से पूछा तो वो हंसकर कहने लगी कि इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। दरअसल आपकी बहू का शुगर लेवल कम हो गया था, जिस वजह से वे बेहोश हो गई, और ऐसी हालत में ऐसा ही होता है। मेरी जान में जान आई कि डरने वाली कोई बात नहीं थी, पर फिर से मैं उनकी तरफ हैरानी से देखने लगी कि ऐसी हालत में मतलब। तब वे कहने लगी कि आपकी बहू माँ बनने वाली है और आप दादी, जिस वजह से उनकी शुगर लेवल कम हो गई। मैंने उनके लिए विटामिन्स और बाकी की गोलियां लिख कर दे दी हैं। उन्हें समय पर खाने के लिए कहिए और हर महीने चेकअप के लिए आते रहना, और हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा फल खाने के लिए दीजिए। मैं डॉक्टर के सामने तो चुप रही, पर अंदर ही अंदर मैं फूली नहीं समा रही थी। समझ नहीं आ रहा था कि अपनी ये खुशी कैसे जाहिर करूं। मैं प्रिया जिस कमरे में एडमिट थी वहां गई और वहां से मैंने सागर और उसके पापा को फ़ोन करके अस्पताल बुलाया। जब दोनों अस्पताल पहुंचे तो सागर ये खुशखबरी सुनकर खुश बहुत था, पर ऐसे वो लग रहा था कि किसी बड़े से ख्याल से खोया हुआ है। खैर, प्रिया का डिस्चार्ज हुआ और हम सब घर पहुंचे। अब मैं हर पल अपनी बहू के साथ रहने लगी थी। उसका ध्यान रखने के लिए मैंने एक लड़की काम पर रखी थी जो उसे समय पर फल और जूस देती थी।
मैं भी खाना वगैरह बनाकर प्रिया के साथ ही रहती थी। सब कुछ ठीक चल रहा था। एक दिन मैंने देखा कि सागर कुछ सोचे जा रहा था। मैंने पूछा तो बोला कि कुछ नहीं, बस ऑफिस में काम का प्रेशर बढ़ गया है, बस उसी वजह से थोड़ा स्ट्रेस है। बेटा, जीवन में तो ये सब होता ही रहता है, इतना फिक्र अभी से करोगे तो कैसे होगा। इस पर वो कुछ नहीं बोला। मैं प्रिया का हर तरीके से ख्याल रखती थी, उसकी दवाई से लेकर खाने तक। बिना भूले समय पर उसे अस्पताल भी ले जाती थी। 2 ही महीने हुए थे कि वो मुझसे एक दिन बोली कि मुझे अबॉर्शन करवाना है, मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए। दूसरे दिन सागर कहने लगा कि मैं प्रिया को पार्लर लेके जा रहा हूँ, जहाँ उसकी मसाज हो जाएगी तो वो थोड़ा रिलैक्स महसूस करेगी। मैंने कहा कि ठीक है, ले जाओ, पर प्रिया मुझसे बोली कि आप भी मेरे साथ चलो। उसकी बात सुनकर मैं उसके साथ जाने के लिए तैयार हो गई। हम सभी पार्लर पहुँचे। सागर ने उसे एक कमरे में जाने के लिए कहा और प्रिया भी चुपचाप चली गई। सागर और हम दोनों वहीं बैठकर बातें करने लगे। करीब पौन घंटे बाद प्रिया उस कमरे से बाहर आई और हम घर लौट आए। अब ये सिलसिला हर 2-3 दिन बाद होने लगा था। सागर या तो सुबह या फिर शाम को हमें पार्लर ले जाता। वो लड़की प्रिया को उस कमरे में ले जाती और जब प्रिया बाहर आती तो डरी हुई सी रहती। धीरे धीरे उसका डर उदासी में बदल गया, लेकिन फिर वो बहुत टेंशन में नजर आने लगी थी। उसे ऐसा देखकर मुझे चिंता होने लगी कि आखिर माजरा है क्या। प्रिया खुश होने की जगह बहुत ही कमज़ोर और टेंशन में दिखने लगी थी। मुझे अब लगने लगा था कि बात जैसे दिख रही है वैसे बिल्कुल भी नहीं है और मुझे सच पता करना था। एक दिन सागर हमें पार्लर में छोड़कर चला गया और वो लड़की प्रिया को अंदर ले गई, पर उसके चेहरे पर चिंता साफ नजर आ रही थी। मैं दबे पांव से उस कमरे के दरवाजे तक पहुंची। तब प्रिया सिसकियां लेकर रोए जा रही थी। मैंने दरवाज़ा खोला तो वो मुझे साफ नजर आ रही थी कि उस लड़की ने प्रिया के बालों को पीछे से पकड़ रखा था और प्रिया को धमका रही थी और प्रिया किसी बात पर उससे माफ़ी मांग रही थी। मुझे ये देखकर गुस्सा आने लगा कि आखिर वो प्रिया के साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रही है और उसकी हिम्मत कैसे हुई अपने कस्टमर के साथ इस तरीके से बात करने की। वो प्रिया को धमकी दे रही थी कि वो उसके और सागर के प्यार के बीच आ गई है और अब उसे सागर को तलाक देकर हमारे घर से चले जाना चाहिए ताकि वो और सागर शादी कर सके। बात यही ख़त्म नहीं थी, वो ये भी कह रही थी कि प्रिया को एबॉर्शन करवा लेना चाहिए क्योंकि उन दोनों के अलग होने के बाद उस बच्चे को कौन संभालेगा और अगर उसने ऐसा नहीं किया तो वो उसे मार डालेगी। अब मेरी सारी बातें समझ आ गई थी कि प्रिया बार बार एबॉर्शन के बारे में क्यों कह रही थी। अब मेरी समझ आया कि ये सब उस पार्लर वाली लड़की का प्लान था और इसमें मेरा बेटा भी शामिल था। पर सागर को ये अंदाज़ा नहीं था कि प्रिया जैसी लड़की को छोड़कर वो ज़िंदगी में कितना पछताएगा। वो सागर से कहती कि मैं तुम्हारे बच्चे को सगी माँ से भी ज़्यादा प्यार करूँगी और प्रिया से कहती कि तुम एबॉर्शन करवा लो, वरना मैं तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को मार डालूंगी। बहुत सोच विचार करने के बाद मैंने प्रिया को अपनी एक सहेली के पास छोड़ दिया जो एनजीओ चलाती थी। वो वहाँ सुरक्षित थी। मैं उसे वहाँ छोड़ने के बाद घर आ गई और कहा कि मैं प्रिया को अस्पताल ले गई थी दिखाने के लिए, जहाँ उसका पैर फिसल गया और वो सीढ़ियों से नीचे गिर गई। डॉक्टर बच्चे को नहीं बचा पाए और प्रिया की हालत भी बहुत नाजुक है। सागर की हालत देखकर मैं बहुत हैरान थी। वो अपने बच्चे के लिए तड़प रहा था, पर उसने एक बार भी प्रिया के बारे में नहीं पूछा। मेरा बेटा इतना स्वार्थी कैसे हो सकता है। वो अस्पताल तक नहीं गया प्रिया को देखने के लिए, बस अपने बच्चे के लिए तड़प रहा था। 2 दिन बाद वो लड़की घर आई और सागर को दिलासा देने लगी। बोलते बोलते उसके मुंह से निकल गया कि अच्छा हुआ बच्चा चला गया और अब माँ भी मरने वाली है। इतना सुनते ही सागर गुस्से में उठा और उसके गाल पर जोर से थप्पड़ जड़ दिया। मैं और मेरे पति ये सब दरवाजे के पीछे से देख रहे थे और मैंने उन्हें पहले ही सब कुछ बता दिया था। सागर ने उसका हाथ पकड़ा और उसे बेइज्जत करके घर से निकाल दिया। तब हम दोनों बाहर आए और मैंने कहा कि देखा बेटा, इसके लिए तुम प्रिया को छोड़ने निकले थे। तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि वो तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली है और बाद में हमारा क्या हुआ होता। तुम इतने स्वार्थी हो कि तुम बस अपने बारे में सोच रहे थे।
और मैं रोते रोते अपने कमरे में चली गई। मैंने उसे अपनी कसम दी कि वो प्रिया से मिलने अस्पताल नहीं जाएगा, ताकि उसे उसकी कीमत पता चले और पछतावा भी हो उसके साथ ऐसा व्यवहार करने का। मैंने सागर को रात में प्रिया के लिए रोते भी देखा था। एक दिन मेरी सहेली का फोन आया और मैं प्रिया से मिलने गई। उसके पेट में दर्द शुरू हो गया और कुछ घंटों के बाद उसने बहुत ही प्यारे से बच्चे को जन्म दिया। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। फिर मैंने सागर के पापा को यहाँ का एड्रेस मैसेज किया और साथ में सागर को लाने के लिए कहा। जब सागर वहाँ आया, उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। प्रिया और उसके बच्चे को देखकर मुझे अब उसे और सजा नहीं देनी थी। सागर ने अपने बच्चे को सीने से लगा लिया और प्रिया के पैर पकड़कर अपने व्यवहार के लिए माफ़ी मांगने लगा। प्रिया भी उस समय बहुत रोई, पर आज उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे और मैं आज बहुत खुश थी कि मेरा परिवार पूरा हो गया मेरे पोते के आने के बाद। अब मैं खुशी खुशी इस दुनिया से जा सकती हूँ। तो आपको ये कहानी कैसी लगी, कृपया कमेंट में ज़रूर बताएं और पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।